G20 का जो सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था, आज उसका समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा ले रहे देशों के सुझाव, प्रस्ताव और विचार पर चर्चा के लिए नवंबर महीने में एक वर्चुअल सेशन की फिर से पेशकश की करते हुए इसका समापन का ऐलान कर दिया। और अब नवंबर तक भारत के पास ये जो है आपको सदस्यता है। उसके बाद अगला जो G20 शिखर सम्मेलन है, उसको का आयोजन ब्राजील के पास चला गया है। ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। G20 जो है उसमें हर साल किसी देश को, जो उसके मेंबर देश हैं, उसकी अध्यक्षता सौंपी जाती है और वो पूरे साल G20 के अलग-अलग सेक्शन जो होते हैं, टूरिज्म, व्यापार आदि सब पर प्रोग्राम चलाते हैं। मूलतः G20 अमेरिका, यूरोप का जो एक साझा प्रयास था, लेकिन इस बार इसमें अफ्रीकन देशों को भी शामिल किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जाएगा। G20 का ये जो इस बार का 1 साल का जो रहा है हमारा, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है, उसमें जो रोड मैप 2 दिन का सत्र चला और उसमें मेन जो रोड मैप था वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इस पूरे मामले में आपको वन अर्थ और वन फैमिली के लिए टोटल 2 सत्र हुए थे। शनिवार को और रविवार को वन फ्यूचर के लिए हुआ। तो वन की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है, वन रिलीजन, वन फैमिली, और उस फैमिली का जो स्वरूप होने वाला है उसमें गे राइट, उसमें भग्न परिवार, टूटते परिवार, ये पश्चिमी और अमेरिकी जो फैमिली सिस्टम है वही वन फैमिली का आधार है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता सौंपी है ब्राजील के प्रमुख को, तो ये उसकी फोटोग्राफ्स हैं। तो वन फैमिली मतलब हमारे कोर्ट आदि में भी देखेंगे, सरकार की जो पॉलिसीज और कोर्ट के फैसले हैं उसमें भी हम अमेरिकन फैमिली की तरफ, यानी टूटते हुए फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। वन फ्यूचर का मतलब है वन रिलीजन वाला वर्ल्ड। 27-2800 जो आपके एलिट हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो जमा होते हैं, उनके फ्यूचर के लिए आम जनता अपना होम दे। ये जो है ये वन फ्यूचर उन्हीं का है, हमारा आपका फ्यूचर नहीं है। और वन अर्थ है जो पर्यावरण असंतुलन आदि है, वो उसका मानक अमेरिका और यूरोप के अनुसार रहेगा। उन्होंने तो अपना विकास कर लिया और हम जो विकासशील देश हैं उस पर वो तरह तरह के मानक थोपते हैं। उस वन अर्थ में उनको अगर वायरस है कोरोना, तो वन अर्थ का रूप लेगा वो, वन वैक्सीन का रूप लेगा वो। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी पुस्तक आपको मैंने दी है कंटेंट फॉर चेंज में, और 90 के दशक में लिखी जा चुकी है। गे राइट, वन फैमिली में गे विवाह का, टूटते परिवार का, जो है पति पत्नी के तलाक दर का बढ़ाने का, ये सब वन फैमिली है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको मीडिया नहीं बताएगी कि असल में वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी यूरोपीय और अमेरिकी हित, और यूरोपीय और अमेरिकी हित के लिए ही G20 का गठन किया गया था। इसमें G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का सवाल उठाया। वो बार-बार इसको उठा रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, 51 सदस्य थे, आज 200 हो गए हैं। दुनिया बदल गई है, इसमें बदलिए, बदलाव कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक और अच्छी बात हुई, रूस यूक्रेन युद्ध सम्मेलन का जो घोषणा पत्र हुआ उसमें तालमेल बैठाना आसान नहीं था, लेकिन यूक्रेन बड़ा नाराज हुआ है, यानी कि रूस की आलोचना भारत ने नहीं की है। तो ये महत्वपूर्ण है कि भारत, क्योंकि रूस नाराज हो रहा है भारत से, और रूस के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कड़ा शब्द बोल दिया था यूरोप अमेरिका को दिखाने के लिए, उससे वो इस बार बचे हैं। और इस बार 7 पैरा में यूरोप, जो रूस और यूक्रेन के युद्ध की चर्चा हुई है उसमें चर्चा हुई है, लेकिन रूस की आलोचना उस तरह से नहीं की गई, जिसके कारण यूक्रेन नाराज हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसमें दक्षिण अफ्रीका के जो अफ्रीकन देश हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, एक
भारत, मिडिल ईस्ट यानी अरब देश और यूरोप के बीच एक कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। अब ये कॉरिडोर कितना रूप लेगा ये भविष्य की बात है, लेकिन इसकी अभी चर्चा हुई है, इसका ऐलान हुआ है और इस ऐलान में रेल नेटवर्क के जरिए, फाइबर नेटवर्क के जरिए और बंदरगाह के जरिए भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को, जो एक तरह से हमारा पुराना सिल्क रूट था, उसको मैं उसको जीवित करने को तो नहीं कहूंगा, रेलवे तो आधुनिक है और फाइबर आधुनिक है, तो ये एक मैं इसको कहूंगा कि ये बड़ी योजना है और इस योजना को अगर रूप दे दिया गया भविष्य में, जब भी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है तो बहुत भविष्य की योजना, तो इसमें व्यापार जो है भारत और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। पर उस परियोजना में रास्ते में जो इस्लामिक कंट्री हैं उनको झेलना, यानी अभी ये परियोजना कागज में ही बहुत दिन तक रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये पूरा जो है परियोजना, उसको आज भी हमारा जो चाबहार बंदरगाह है ईरान के साथ हम बना रहे हैं, वो उसी तरह डेड एंड पे पड़ा हुआ है। श्रीलंका के साथ जो बंदरगाह का विकास, उसमें चाइना घुस गया है। तो जो हमारा तेल का पाइपलाइन आना था पाकिस्तान से, वो भी डेड एंड पे पड़ा हुआ है। तो अच्छा तो है, परंतु ये कागजी रूप ही अभी मुझे ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इन सबको जोड़ने की बात है और इस बीच में इतने इस्लामिक कंट्री हैं जो एक बड़ी समस्या क्रिएट करेंगे। लेकिन ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है और ये वन रोड वन बेल्ट जो चीन की परियोजना है उससे बिगड़ है एक तरह से, लेकिन जो चीन कर रहा है उसमें भी उसको इतना लॉस हो चुका है कि चीन की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। पाकिस्तान में उसका वन रोड वन बेल्ट परियोजना धराशायी होने के कगार पे है। इटली अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता है जहां जहां इसने जोड़ा है। तो ये इतनी बड़ी परियोजना है कि निकट भविष्य यानी 25-50 साल में ये रूप कैसा लेगा ये पता चलेगा। अभी इसकी मार्केटिंग का दौर चलेगा, इसको बहुत मार्केट किया जाएगा, बताया जाएगा, आपको नक्शे बताए जाएंगे, लेकिन चाबहार बंदरगाह की स्थिति समझ लीजिएगा। तो अभी इसके लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ, इस्लामिक देशों के साथ व्यापार जो है होना चाहिए, परंतु जो बीच के इस्लामिक देश हैं, यही संयुक्त अरब अमीरात है और यही अरब है जो पाकिस्तान के मुद्दे पर जो है, आपको यही अरब है जो अभी कश्मीर में जब बैठक हुई इसी G20 की, तो अरब ने बैठक में आने से मना कर दिया था पाकिस्तान के फेवर में, अरब और जितने भी ये मिडिल ईस्ट हैं। तो जब इस्लाम का मामला आएगा, ऐसे समझिएगा बहुत अच्छा व्यापार है, लेकिन इस्लाम एक नया बहुत पुराना फैक्टर है जो जिसका इम्पैक्ट वही है कि इस्लामिक राष्ट्र इस्लाम के साथ रहेंगे। और अभी G20 में कश्मीर में इसकी जो हमारी विफलता थी, जो आपको मीडिया ने नहीं बताया, उस विफलता में यह स्पष्ट हुआ कि जो जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो यहाँ नहीं आए पाकिस्तान के फेवर में। तो ये जिसको गेम चेंजर कहा जा रहा है, वो आगे जाकर कैसा गेम चेंजर बनेगा ये देखना बहुत जरूरी है। परंतु परियोजना जो है अच्छी परियोजना है। अब ये जितने भी साल में ये रूप ले, बस यूक्रेन इससे नाराज हुआ है उसको बैलेंस करने का, क्योंकि रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। तो यूक्रेन अपने धरती पे काम करो जाके, हम क्यों लाए, तुम्हारे पिछलग्गू भारत क्यों बने, आपके लिए भारत चिंतित क्यों हो। आप जब नाटो के हाथ में खेल रहे हो और रूस को धमका रहे हो, तो भारत आपके लिए पिछलग्गू क्यों बने, आपके हाथ का कठपुतली क्यों बने। तो इसमें यूक्रेन का मुद्दा जो है वो भारत ने, मैं इसमें कहूंगा कि रूस की आलोचना नहीं करके भारत की सरकार ने जो एक पिछली गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उस गलती का उन्होंने उसमें सुधार किया है एक तरह से और उसको छोड़ दिया। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना इसमें एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी और इसमें भारत की उपलब्धि गिनी जाएगी, क्योंकि भारत के पास अध्यक्षता है। तो भारत की उपलब्धि है कि अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल किया गया। और ये जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें के साथ व्यापार जो है, G20 असल में व्यापार का पूरा ग्रुप है, व्यापारों का। तो इसमें भारत के रिश्ते जो हैं इसमें बहुत मजबूती के साथ व्यापार के रिश्ते अफ्रीका के साथ आगे बढ़ेगा। और ये असल में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का ही मंच है। इसको आप खासकर
पावर गेन जैसा मत समझिए कि एक दो नाटो आदि के शक्ल में। ये आर्थिक मंच है, व्यापार का मंच है, तो इसको व्यापार के मंच के तौर पर ही लीजिएगा। और इसमें जो है आपको तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें जोड़ना, और इसमें एक बड़ी उपलब्धि है। और इसमें आपको करीब अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं, 55 देश हैं, और 18% की करीब आबादी है। तो इसकी अर्थव्यवस्था करीब $7 ट्रिलियन की है। तो ये जो होगा $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ भारत का व्यापार और बाकी देशों का व्यापार, ये एक अच्छी बात है। और ये इसका फायदा जो है भारत को मिलेगा, अफ्रीका को भी मिलेगा, पूरी दुनिया को मिलेगा, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये मैं आपको G20 का जो 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसकी एक छोटी सी मैंने आपको पूरी विश्लेषण यही है। अब इसके जितने पन्ने रंगे जाएं तो पूरा विश्लेषण यही है। अफ्रीका के रिसोर्स को तो बर्बाद किया ही है, और मैंने पहले ही कहा कि G20 व्यापारियों का संगठन है, व्यापारी देशों का, जहां से भी उनको माल, कच्चा माल और बाजार मिल सकता है। इसलिए अफ्रीका के यूनियन को शामिल करके एक बड़ा बाजार को शामिल किया गया। तो इस पूरे यूनियन G20 का मकसद ही व्यापार है, ये कोई सुरक्षा आदि पे नहीं। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसी पे बात हुई। वन वर्ल्ड यानी अमेरिकन यूरोपियन के हिसाब से, वन फैमिली यानी उनकी यूरोपियन अमेरिकन की तरह टूटी हुई फैमिली, और वन फ्यूचर यानी कि जो 2800-2700 एलिट हैं, और अमेरिका के फ्यूचर से ही और यूरोप के फ्यूचर ही भविष्य का फ्यूचर। तो ये उसी का एजेंडा है, ये एजेंडा हमारे नहीं है। लेकिन न्यूज के हिसाब से आपको मैंने कहा कि एक उपलब्धि है कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया। हरिप्रसाद जी कर वन वर्ल्ड वन अर्थ का भारतीय रूपांतर वसुदैव कुटुंबकम। जब वसुदैव कुटुंबकम था भारत का, सनातन, उस समय सनातन व्यवस्था थी, तो वो लीडरशिप यानी कमांड यहां से था। राजा भरत और राजा मनु कभी मानवता का विनाश नहीं कर सकते। अब कमांड अब ब्राह्मणों के हाथ में, तो वो विनाश का कमांड है। और विनाश के कमांड में नूह की थ्योरी है, मंदिर मूर्तियों का विनाश, हर मंदिर मूर्ति पूजकों का विनाश। तो वो जो वन वर्ल्ड वन अर्थ है, वो अब्राह्मिक वर्ल्ड, अब्राह्मिक अर्थ है। उनका लक्ष्य है पूरी पृथ्वी को अब्राह्मिक बनाना, क्रिश्चियन ईसाईयत बनाना, पूरी दुनिया में अपना परचम फहराना। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल पे शपथ लेता है। वो द फैमिली जो है उनका, मार्च अप्रैल में फैमिली के सम्मेलन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब पहुंचता है, ईसाईयत की कसम खाता है वहां। आप देखिए उसको जो है न्यू की पूरी थ्योरी यही लागू करते हैं। थोड़ा सेकुलर स्वरूप देने के लिए इन लोगों ने फ्रीमेजन सोसाइटी के जरिए काम चलाए। तो गाइड कौन कर रहा है? गाइड जब समानता सनातन करेगा तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान के चलेगा। गाइड जब अब्राह्मिक कर रहा है तो वो पूरे दुनिया में सिर्फ अब्राहमवाद लेकर चलेगा, वो सनातनियों को मिटा देना चाहेगा। इसलिए आपको तीर एक ही है, पर तीर के जो पीछे का कमान उसको हम जब तक प्रत्यंचा पे चढ़ा के जब चलाते हैं, आगे से करेंगे तो वो चलेगा नहीं, तीर तो वही है। तो आपका कमांड किसके पास है, ये महत्वपूर्ण है।